विज्ञान के आज दूसरे वीडियो में हम लोग मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक गुण कोई एक ऐसा गुण नहीं है जिसे हम मनोवैज्ञानिक गुण के अंदर रख सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक गुण एक विमीय नहीं होते हैं या इसका कोई एक पक्ष नहीं है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक गुण जो हैं वो बहुविमात्मक या बहुपक्षीय होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी के सिर्फ बुद्धि के बारे में बात करें या उसके सिर्फ अभिक्षमता के बारे में बात करें तो ये सही नहीं है। जब हम मनोवैज्ञानिक गुण कहते हैं तो इसके कई पक्ष होते हैं और किसी व्यक्ति को जब हम पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं कि वह किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुणों वाला व्यक्ति है, तो जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम उसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, जैसे उसके संज्ञानात्मक व्यवहार किस प्रकार के हैं, सामवेगिक या सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है और इनमें वो अपना निष्पादन यानी उसका डूइंग्स यानी वो कैसे काम करता है, इस बात को हम मनोवैज्ञानिक गुणों के माध्यम से समझ पाते हैं। यहाँ पर जो संज्ञानात्मक और सामवेगिक और सामाजिक व्यवहार जो कहा जा रहा है, संज्ञानात्मक यानी उसके सीखने की जो दक्षता है वह किस प्रकार की है, सामवेगिक यानी जो उसकी भावनात्मक विशेषताएं हैं वह किसी व्यक्ति के भावनाओं को किस प्रकार समझ सकता है, कैसे अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है, उसी प्रकार समाज के अंदर उसका किस प्रकार का बिहेवियर है। इन सब चीजों को हम जब एक समेकित रूप से जानने का प्रयास करते हैं तभी हम किसी व्यक्ति के संपूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक गुणों में कुछ महत्वपूर्ण आपको चीजें शामिल हैं जिनका एक एक कर हम लोग इसको देखने का प्रयास करें। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे दो नंबर के अपने आप में सवाल है। पहला जो आपका है वो है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ है किसी भी पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। अब इसको एक एक कर समझने का प्रयास कीजिए। पर्यावरण को समझने का अर्थ क्या है? पर्यावरण को समझने का अर्थ है आप किसी भी परिस्थिति में जब होते हैं तो आप उस परिस्थिति के हिसाब से अपना बिहेवियर दिखाते हैं और उस पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी दुख के माहौल में है तो आप वहां पर उदासी व्यक्त करते हैं, किसी खुशी के माहौल में है तो आप अपने को खुश दिखाते हैं। तो पर्यावरण किस प्रकार का है? यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ जो हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं वो ये पर्यावरण नहीं है। यहाँ पर मनोविज्ञान में पर्यावरण का अर्थ है कि आपके समक्ष किस प्रकार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को आप समझते हैं और उस हिसाब से आप अपना बिहेवियर करते हैं। तो ये आपकी बुद्धि ही आपको बताती है कि आप किस स्थिति में किस प्रकार का बिहेव करते हैं। सविवेक चिंतन करने का अर्थ होता है ये है कि जब आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर जब आप सोचते हैं तो आप उसके परिणाम, दुष्परिणाम, अच्छा परिणाम, कई तरह की बातों का आप उस पर चिंतन करते हैं कि हम ये काम करें तो क्यों करें, कैसे करें, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। इसी को आप सविवेक चिंतन कर सकते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बुद्धि सही तरीके से हो। अन्यथा आप बहुत लोगों को देखते होंगे वो जोश में होश खोने वाली जो हम बात करते हैं, यानी वो चिंतन नहीं करते हैं, सविवेक चिंतन नहीं करते हैं, बस वो काम कर देते हैं। उसी प्रकार किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग। आपके सामने चुनौतियां कई हो सकती हैं, जैसे परीक्षा आपके लिए एक चुनौती है और उपलब्ध संसाधन आपके पास क्या है? आपके पास किताबें हैं, स्कूल हैं, शिक्षक हैं। आप उनका किस प्रकार से उपयोग कर पाते हैं? किताबें हर एक बच्चों के पास होती हैं, परंतु कक्षा में कोई प्रथम स्थान एक ही बच्चा ला पाता है। संसाधन अलग अलग लोगों के पास अलग अलग हो सकते हैं, वह उन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करता है। तो ये आपके बुद्धि पर डिपेंड करता है। बुद्धि परीक्षण से हमें लाभ क्या होता है? बुद्धि परीक्षण से हम किसी व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक सक्षमता होती है, संज्ञानात्मक सक्षमता कहने का अर्थ ये है कि वह किसी चीज को किस प्रकार ग्राह्य करता है, ग्रैप्स करता है, कैसे सीख सकता है, हम इस बात को समझ सकते हैं। विद्यालयों में इस जो बुद्धि है और बुद्धि का जो मूल्यांकन है ये एक महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जो छात्र होते हैं, शिक्षक जब छात्रों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस समय उनके वो क्या सीख सकता है, कितना जल्दी सीख सकता है, उस हिसाब से वो अपना टीचिंग के जो स्किल्स होते हैं उसको वो डेवलप करते हैं।
उसी प्रकार अगर हम अभिक्षमता के बारे में बात करें तो अभिक्षमता असल में किसी व्यक्ति के कौशल के अर्जन करने के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। अब किसी व्यक्ति के कौशल के अर्जन कहने का अर्थ क्या है और वह कौशल को किस प्रकार सीख सकता है। कौशल को हम स्किल कहते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के स्किल पाए जाते हैं, कौशल पाए जाते हैं। किसी को डांस पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं और उस स्किल को अर्जन करना यानी सीखना, अपने अंदर डालना, किस प्रकार से वो उसको प्राप्त कर सकता है, उसमें क्या क्षमता है उस कौशल को सीखने का, इसी को हम मुख्य रूप से एप्टीट्यूड या अभिक्षमता के रूप में जानते हैं। यहाँ अभिक्षमता का जो परीक्षण होता है ये क्यों जरूरी है, इसका क्या उपयोग है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 2 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं। अभिक्षमता का परीक्षण हम मुख्य रूप से पूर्व कथन करने के लिए करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं इंजीनियर का, कि किसी व्यक्ति में इंजीनियरिंग का अगर कौशल है तो अगर उसे हम अच्छी शिक्षा दें इंजीनियरिंग की तो हो सकता है कि भविष्य में वो अच्छा एक इंजीनियर बन सकता है। उसी प्रकार अगर किसी की भाषा अच्छी है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करता हो, लिखता अच्छा हो, तो उस व्यक्ति को अगर अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो एक अच्छा लेखक बन सकता है। आप कई उदाहरण इसमें देख सकते हैं। किसी व्यक्ति में अगर ड्राइंग की स्किल हो, अगर थोड़ा बहुत वो ड्राइंग जानता हो और अगर उसे एक अच्छा ड्राइंग टीचर दिया जाए, आर्ट टीचर दिया जाए, तो हो सकता है उसका जो ड्राइंग का जो स्किल है वो और बेटर हो सकता है। उसी प्रकार अभिरुचि का जो परीक्षण है, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति द्वारा अन्य जो कार्य किए जाते हैं उनमें वह किस कार्य को करने में ज्यादा स्वयं को खुश पाता है, ज्यादा अच्छा महसूस करता है, ज्यादा उसे अच्छे तरीके से करता है, वह उसकी अभिरुचि पर डिपेंड करता है। अलग अलग लोगों में, जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि कई तरह के गुण हो सकते हैं। आप किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ने में आप किस विषय को ज्यादा महत्व देते हैं या कौन सा विषय आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ये आपकी अभिरुचि बताती है। और अभिरुचि जो होती है वो हमें विकल्प के निर्धारण में सहायता करता है। अगर आपको साइंस ज्यादा पसंद है तो आप हो सकता है भविष्य में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ओर आपका ज्यादा रुझान हो। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आप आर्ट के तरफ जाना पसंद करेंगे। राइटिंग पसंद है, भाषा में अगर आपकी रुचि है तो आप एक राइटर अच्छा बन सकते हैं। तो आपकी जो अभिरुचि है वो आपके लिए कई विकल्प क्या होंगे इस बारे में बताने का प्रयास करती है। तो अगर हम किसी की अभिरुचि को जान लें तो हम यह उसकी मदद कर सकते हैं कि वह किस क्षेत्र में बेहतर निष्पादन कर सकता है। उसी प्रकार अगर हम व्यक्तित्व को देखें, व्यक्तित्व का परीक्षण क्यों जरूरी है, ये मनोवैज्ञानिक गुण में इसे क्यों हम लोग परीक्षण करते हैं। तो व्यक्तित्व असल में क्या है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर का सवाल बन सकता है। व्यक्तित्व मनुष्य में जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में अस्थायी प्रकार की जो विशेषताएं हैं वही असल में उसका व्यक्तित्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति का हंसमुख होना, किसी व्यक्ति का किसी चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई किसी चीज को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करता है, कोई किसी को बहुत ही एक बारगी देख लेना या उस पर गौर नहीं करना, इस तरह के कई तरह के लोग होते हैं। तो व्यक्तित्व का परीक्षण भी काफी महत्वपूर्ण है उसके मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने के लिए। व्यक्तित्व के व्यवहारों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना, व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वो असल में क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने में हमें मदद करता है। वह किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है ये हमें बताता है। और जब हम उसका व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, हम पूर्व कथन भी कर सकते हैं कि अगर कोई गुस्सैल व्यक्ति है या किसी बात पर उसे ज्यादा गुस्सा आता हो, अगर उसके सामने वो परिस्थिति को पैदा की जाए तो वह व्यक्ति उस पर क्या रिएक्ट करेगा, उस पर वह गुस्सा ही होगा। तो हम उसके व्यक्तित्व के आधार पर कई तरह की चीजों का अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है वह व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने में हमारी मदद करता है। उसी तरह मूल्य है जिसको हम वैल्यू कहते हैं। मूल्य असल में क्या है, ये किसी व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, बड़ों का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, ईमानदार होना, ये मनुष्य के अलग अलग तरह के वैल्यूज हैं, मूल्य हैं। और इन मूल्य को के हिसाब से व्यक्ति का जब हम मूल्य का मूल्यांकन कर लेते हैं तो हम उसके बारे में कई तरह के अनुमान लगा सकते हैं। और जब उसका हम मूल्यांकन करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र में ज्यादा
जाने की ओर अग्रसर है या उसे कौन सा क्षेत्र पसंद है, तो व्यक्ति का जो मूल्य होता है, अगर हम उसका मूल्यांकन कर लें तो हम उसके बारे में कई तरह के पूर्व कथन कर सकते हैं, कई तरह की भविष्यवाणियां कर सकते हैं।